खुद से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो खुद से पढ़ रहे हैं वो कोई सिस्टमेटिक मेथड से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक सिस्टमेटिक मेथड से पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। देखो, आप क्लासेस कहीं भी कर लो, किसी से भी पढ़ लो, आपका क्लासेस करके रिजल्ट कभी नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो सेल्फ स्टडी इज द एक्चुअल स्टडी जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस कैसा है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? गुड। आपका आईक्यू कैसा है, ठीक है, आप कितना देर पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कब होगा, कितना दिन में होगा, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोगों को एकदम कान का ढक्कन खोल के सुनना है कि कैसे तैयारी करना है। तो नेक्स्ट 6 मंथ का हम थोड़ा देर डिस्कस करेंगे, 10-15 मिनट। नेक्स्ट जो जून है, जून 2026 तक का हम स्टडी प्लान बनाने वाले हैं। आज क्या बनाएंगे? स्टडी प्लान बनाएंगे। ये अलग से नहीं, हम लोग भूल चुके हैं कि हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये टास्क भी है कि आप कैसे करेंगे, कितना देर में करेंगे, कितना दिन में हमको बना के देंगे। टास्क ये है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने टाइम को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहला क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, ये समझिए। आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टाइम को जानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपने टाइम को जानना पड़ता है। तो अपने टाइम को जानने के लिए आप क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, अपने टाइम का एनालिसिस करेंगे। अपने टाइम का एनालिसिस कैसे करेंगे? जब आप सोने जाते हैं, एंड कब होता है आपका? सोने से या सो के उठने से, है ना? एंड सोने से हुआ, स्टार्ट सो के उठने से हुआ। हम सो के उठने से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपने पूरे 24 आवर्स का एक शेड्यूल तैयार करेंगे। ठीक है, इस शेड्यूल से पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपके पास समय कितना बच रहा है। तो समय कितना बच रहा है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चलो, समय एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आप सो कब रहे हैं। ठीक है, सोने से लेके जगने तक, मतलब सोने से जगने तक। देखो, ये भले ही जर्नी जो है एग्जाम का, ये आपको लग रहा होगा कि पीजी जितना आसान है, लेकिन पीजी जैसा आपका कट गया 2 साल में। एक्चुअल में ये जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट का, ये 6 महीने का नहीं है। 6 महीने का साइकिल पे एग्जाम होता है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 1 साल में यूपीएससी निकालना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है 6 महीना में यूजीसी नेट निकालना। हम इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, 4 अटेम्प्ट देते हैं, उससे भी ज्यादा अटेम्प्ट देते हैं, तभी जाके हमारा जेआरएफ निकलता है या नेट निकलता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें हास्यप्रद बात नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकल ही जाए। नहीं निकलेगा, हम फिर से तैयारी करेंगे। ठीक है, इस टाइम हम 6 मंथ पे एग्जाम देते हैं। इस 6 मंथ का एक शेड्यूल बनाएंगे और इस शेड्यूल के अंदर हम सबसे पहले अपने 24 आवर का एनालिसिस करेंगे। इस 24 आवर के एनालिसिस के दौरान हम देखेंगे कि हम सो कब रहे हैं, हम 24 आवर का यूटिलाइज कैसे करें। सपोज करो एक एग्जांपल से कि आप 8 घंटा सोते हैं, नॉर्मल आदमी। ठीक है, 24 आवर को बांट रहे हैं। दूसरा, 8 घंटा आप काम करते हैं,
ठीक है। तो तीसरा 8 घंटा आपका पढ़ने के लिए तो होना चाहिए ना, है ना। 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा काम कर लो, क्या 8 घंटा में आपका काम खत्म नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो कम से कम 8 घंटा तो आपके पास पढ़ने के लिए बच रहा है ना, बच रहा है ना। तो इस 8 घंटा का जो समय बच रहा है आपको पढ़ने के लिए, ये तो आपके लिए समझो कि एक वरदान है। 8 घंटा आप पढ़ ले 6 महीना, बहुत इनफ है आपके रिजल्ट के लिए। तो आप काम क्या करते हैं? आप काम तो आपका पढ़ाई वाला ही है ना। चलो पढ़ाई के अलावा आप घर का काम करते होंगे, है ना, मतलब खाना बनाते होंगे, ठीक है। और क्या करेंगे आप? खुद पे थोड़ा सा टाइम देंगे। लेकिन 8 घंटा तो ये नॉर्मल स्लीपिंग टाइम है। आप इससे कम से कम 2 घंटा जरूर चुराएंगे, मतलब आपको 6 घंटा ही सोना है। देखो, जिंदगी में सफल होने के लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं करते हैं। जो 8 घंटा सोते हैं उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी है। उस अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको अपने स्लीपिंग टाइम में, अपने नॉर्मल काम में जो इधर उधर फालतू में वेस्ट करते हैं, उससे टाइम को निकालना पड़ेगा। सपोज करो हम रूटीन बनाते हैं, आप 6 घंटा सो गए, ठीक है। 6 घंटा आप सो गए तो कितना बचा आपके पास? 18 आवर्स। चलो 5 घंटा आपको खाना बनाने के लिए दे दिए सुबह शाम, ठीक है। 6 5 11 घंटा हो गया। फिर भी तो आपके पास 13 घंटा बच रहा है ना। हम एक और काम करते हैं, 2 घंटा और दे देते हैं आपको, 2 आवर्स। किसके लिए? आपको मस्ती करने के लिए, मतलब खेलने कूदने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, ठीक है। एक और बात बताते हैं, मोबाइल देखने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मोबाइल देखो, ठीक है। आपके फोन में पूरे तैयारी के दौरान जितने भी एप्स हैं, जो फालतू के एप्स है, जैसे इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, ये तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूट्यूब, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। तीसरा, आप अगर कोई ऐप रखे हुए हैं जिससे आप एंटरटेनमेंट करते हैं, तो आप एक डिजिटल वेलबींग जो होता है उसमें जाके टाइमर सेट कर लीजिए कि हम इसमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम आप सबके फ़ोन का स्क्रीन टाइम लेंगे। क्या लेंगे? स्क्रीन टाइम का डिटेल्स, कि आप कितना देर आपका स्क्रीन टाइम रहा। समझ रहे हैं? अगर फ़ोन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं? यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, है ना, पीडीएफ पढ़ रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम जो होता है डिजिटल डिजिटल वेलबींग में बताता है कि आपका कितना देर आप फोन यूज किए। तो आप क्लास ले रहे हैं, गूगल मीट से लेंगे, क्रोम से लेंगे, तो क्रोम का टाइम दिखाएगा। तो आपका जो क्लासेस के अलावा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, अननेसेसरी एप्स पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम आपको पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सबका हम स्क्रीन टाइम लेंगे हर वीक, कि कौन कितना देर फोन यूज कर रहा है और क्या कर रहा है। इसीलिए सब सावधान हो जाओ, पहले बता दे रहे हैं। पढ़ाई के अलावा फोन में कोई इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा ये हो गया, 6 2 8 5 13, ठीक। उसके बाद आप मान लो कि 4 घंटा क्लास कर लेते लेते हो। कितना? 4 आवर्स आप क्लास करते हो, ठीक है। तो अब 4 घंटा और इसमें ऐड कर दो, 6 5 13, 6 5 11 2 13 4 17, कितना हुआ टोटल? 17 आवर्स। 17 आवर्स आपका कहाँ गया? वर्क में। वर्क प्लस स्लीपिंग,
वर्क प्लस स्लीपिंग गया। अब आपका जो टाइम बचा कितना घंटा, 3 घंटा और 4, 7 आवर्स। कितना आवर्स, 7 आवर्स। 7 आवर्स सेल्फ स्टडी का प्लान बनाओ। क्या, किसका, सेल्फ स्टडी प्लान। ठीक है, इस 7 आवर्स से 1 आवर्स भी कम नहीं होना चाहिए और इस 7 आवर्स के दौरान आप सेल्फ स्टडी ही करो। चलो अब हम बता देते हैं कि आप कैसे करेंगे। इस 7 आवर्स जो है इसको आप इस तरीके से बांटो कि इसमें आप 4 घंटा पेपर 2 के लिए दो, मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी, इट्स अ सेल्फ स्टडी। ठीक है, और 3 घंटा 3 आवर्स पेपर 1 के लिए दो। देखो हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि अगर आप क्लास कर रहे हैं मेरे से, तो आपके क्लास के करने के बाद आपको 3 घंटा भी देने का जरूरत नहीं है, 2 घंटा सफिशियंट है आपका पेपर 1 के लिए। क्लास में ही बहुत सारी चीजें हो जाएंगे, लेकिन पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना क्लास के बाद। ठीक, तो 7 आवर में हम ब्रेक कर दिए। इसके तो आपका हो गया ना, पेपर 1 पेपर 2 4 घंटा, पेपर 1 3 घंटा। इस तरीके का आपका रूटीन होना चाहिए और रूटीन कल हमारे फोन में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशंस हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है ना। तो हम समय देखें तो ये हमारा फरवरी महीना चल रहा है ना, फरवरी। इस फरवरी में हमारा लगभग 4 दिन बीत चुका है। अब आता है जून 2026। नेट सोच के देखो कितना दिन बचा हुआ है। मान लो पूरा फरवरी आपको मिला, 5 दिन कम कर दो, 25 दिन मिला। ठीक है, उसके बाद आप 25 दिन कहाँ, आपका तो 5 दिन घटा दोगी, 4 दिन। आज कितने हैं, 4 है ना, 2 है आज। गुड, ठीक है, 2 दिन घटा दो, 3 दिन घटा दो, तो 25 दिन मिला 28 में। अब मार्च का 30 दिन जोड़ लो, 31 दिन, प्लस अप्रैल का 30 दिन जोड़ लो, प्लस मई का 31 दिन ऐड करो। ठीक है, मई 30 दिन का होता है ना, नहीं 31 दिन का होता है। ठीक है, उसके अलावा जून में 10 दिन और जोड़ लो, क्योंकि जून में जो एग्जाम होता है 10 जून के बाद ही होता है। ठीक, इस तरीके से आपके पास कितना दिन बचे, 30 30 60 30 90 10 100 और 120 और 2 127 दिन बचा। मात्र 127 दिन बचा हुआ है, सोच के देखो। और तुम सो रहे हो, तुमको तो नींद नहीं आना चाहिए रात में। अगर रात में नींद आ रहा है तो समझो आपसे ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। कैसे नींद आता है यार तुम लोगों को, सच में सोचने वाली बात है। 127 दिन बचा हुआ है मात्र, और ऐसे कर रहे हो। टीचर के भरोसे से और क्लासेस के भरोसे से रिजल्ट कभी नहीं होगा, जब तक आप खुद से स्टांस नहीं लेंगे सेल्फ स्टडी का। ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें आपको करना होगा कि ये 127 दिन जो आपके पास है, अब हम पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रखेंगे और पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। ठीक है, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रखेंगे और पेपर 1 के लिए क्या रखेंगे। हम सबसे पहले पेपर 2 के बारे में बताते हैं। पिछली बार जैसे आप लोगों को बताए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो, जो लोग सीरियस नहीं थे या जो लोग इस बार सीरियस हुए हैं या जो नए आए हैं, उन सबको सुनना है। पहले सबसे पहला काम करना है आपको कि आपका जो पेपर 2 का सिलेबस है, क्या है, सिलेबस दोनों पेपर का आपके पास होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं उससे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए कर रहे हैं। पढ़ाना तो बाद में भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी
कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए। ठीक है, देखो हम आपको एक साइंटिफिक मेथड्स बता रहे हैं, इसी साइंटिफिक मेथड से हर इंसान पढ़ के रिजल्ट लाता है। चाहे तुम किसी भी चीज का तैयारी करो, किसी भी चीज का प्रिपरेशन करो, जब तक एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाओगे, एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच नहीं अपनाओगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट होने। ठीक, तो हम जो ये रूटीन बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी रूटीन है, हम कैसे तैयारी करें इसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। किसी भी हाल में सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ये जो सिलेबस है ना, इसको आप क्या करना है, इस सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स है। चाहे पेपर 1 का ले लो या चाहे पेपर 2 का ले लो, 10 यूनिट्स है। इस 10 यूनिट्स को, हर यूनिट्स में लगभग 10 से 15 टॉपिक होंगे, ना, टॉपिक्स होंगे। अब देखो कि इस 10-15 जो टॉपिक होगा, इस 10-15 टॉपिक में कम से कम एक टॉपिक में 3 से 4 सब टॉपिक होता है। कितना, जैसे हम वेरिएबल पढ़ते हैं तो वेरिएबल एक जो क्वेश्चंस होता है उसमें कई वेरिएबल्स होते हैं, तो उसी तरीके से एक टॉपिक में 3 से 4 टॉपिक सब टॉपिक्स होते हैं। तो 10 ही है और इसको 3 मान लो, कितना हो गया, 3, तो 30 टॉपिक्स हो गए, 30 सब टॉपिक्स हो गए, ना, 30 सब टॉपिक्स। अब लगता है कि आप लोगों को एक सिलेबस दिखा के समझाना पड़ेगा। चलो हम एक सिलेबस दिखा के आपको समझाते हैं। होल्ड अ मिनट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये सिलेबस है मेरा, क्या है, ये सिलेबस है। ठीक, तो ये एक सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि सिलेबस जो, ये एक यूनिट है, यूनिट एक है, इसमें 4 टॉपिक है। कितने, 4 टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का 4, 5, 6 टॉपिक है। ठीक है, इस 6 टॉपिक में सब टॉपिक कितने हैं वो देखो, सब टॉपिक देखना है। तो सब टॉपिक में एक हो जाता है कॉन्सेप्ट, दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक इक्विपमेंट। तो 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 4 सब टॉपिक्स हो गए। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कितने टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेंस और एडल्ट लर्नर, 1, 2, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस 3। उसी तरीके से ये देखो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, टीचर, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्नर इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ऐसे करके एक टॉपिक के इतने सारे सब टॉपिक्स होते हैं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक, जैसे मान लो आप पेपर 2 में कोई टॉपिक ले ली, किसमें, पेपर 2 के किसी एक यूनिट का टॉपिक उठाएं, उसमें जितना सब टॉपिक्स है सबको लिखना है 1, 2, 3 करके, ठीक है, 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। और फिर एक यूनिट में अगर 30 सब टॉपिक है तो 10 यूनिट में, कितने यूनिट्स में, 10 यूनिट गुने 30 करेंगे तो कितना सब टॉपिक्स हो गए, 300। अब हमारे पास एक डेटा आ गया, फिक्स डेटा, कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें 300 टॉपिक पर स्टडी करना है। 300 टॉपिक का मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, 300 टॉपिक का कंप्लीट नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि हम लास्ट में उसको रिवीजन कर सके, लास्ट में खोजने ना जाए।
ठीक है। जिन लोगों का टॉपिक हो चुका है, देखो कभी भी हमारा 100% टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं 70-80% प्रिपरेशन हो जाता है, मतलब मान लो 90%, ठीक है। तो घबराना नहीं है। जिन लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, जो छूटा हुआ टॉपिक है वहां से शुरू करना, सोना नहीं है, शुरू करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने टॉपिक्स हो गए, 300 टॉपिक्स हो गए। इस 300 टॉपिक में हमारे पास डे कितना बचा हुआ है, 127 दिन। 127 दिन है ना। हम 127 दिन में 300 टॉपिक नहीं खत्म करेंगे। हमारे पास काफी प्रायोरिटी है, हमको कम से कम 1.5 महीना चाहिए, 45 दिन चाहिए। किस लिए, इसको रिवाइज करने के लिए प्रॉपरली 45 डेज चाहिए, 40 से 45 दिन, वो भी कम बता रहे हैं हम, ठीक है। तो आप इसमें से 45 कितना हो गया, 20, 27, 10, 37, 10, 17, तो इसमें से 20, 80, 47 दिन अगर निकाल लो तो कितना बचा, 80 डेज। 80 डेज में आपको इतना टॉपिक खत्म करना है। आप इमेजिन कर लो कि आपके पास 4 घंटा है पढ़ने के लिए या 5 घंटा है पढ़ने के लिए रोज, और आपके पास टॉपिक है 300। जब तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। देखो आप लोग, बहुत सारे लोग इंप्रूवमेंट देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी प्रिपरेशन किए हैं सही से, वो इंप्रूव, देखो जब तक आप साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हैं, जब तक आप साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट हो। आप अगर अनप्लान्ड, बिना साइंटिफिक, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर पढ़ रहे हो तो बहुत लंबा खींचने वाला आपका रिजल्ट, ठीक। तो हमारा क्या कंडीशन रहेगा कि हम इस 300 को 80 से भाग देंगे, काट दिए, 8 3 24, 8 चौका 32, लगभग 4 टॉपिक, 4 टॉपिक कितने, 4 टॉपिक एवरी डे खुद से प्रिपेयर करना है। क्या करना है, खुद से प्रिपेयर करना है। खुद से प्रिपेयर करो, क्लास से प्रिपेयर करो, या वीडियो लेक्चर से प्रिपेयर करो, या बुक से प्रिपेयर करो, किसी भी मटेरियल से प्रिपेयर करो, किसी भी मटेरियल। बस बस आपको इस 300 टॉपिक पे आपके पास नोट्स होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, जो जब भी आपको जरूरत पड़े तो वहां पे जाके आप देख सको, पढ़ सको। समझ गए। तो ये तो हमारा रहा पेपर 2 का। अब आपका सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, हिस्ट्री के लिए अलग, हाँ बिल्कुल। जिनका हो चुका, जिनका पहले बाकी है, जो टॉपिक बाकी है उस टॉपिक को पहले खत्म करना है। उसके बाद उस पूरे ड्यूरेशन में 80 दिन जो है ना, उस 80 दिन को ही रखो, वो 45 डेज छोड़ के चलो, उसको उसको छूना नहीं है अभी। इस 80 दिन में फिर से कोशिश करो कि उसको रिवाइज करो, और PYQ के साथ रिवाइज करो, PYQ के साथ रिवाइज करो, ठीक है। समझ गए। तो ये कंडीशंस हो गया। तो पेपर 1 2 में कैसे करना है लगभग आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मुझसे पूछ लेना, बताएंगे। तो ये पेपर 2 का हमारा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। चलो अब हम पेपर 1 पे आते हैं। अब आप इतना समझ लो कि आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है तो आपका सोर्सेस भी डिफरेंट हो सकता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो वीडियो से पढ़िए, नहीं सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो बुक से पढ़िए। लेकिन सब्सक्रिप्शन लीजिए चाहे नहीं लीजिए, आप बुक जरूर अपने पास रखिएगा। ये बुक आपको दिखाएगा
कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसके अंदर डेप्थ कितना है, उसका कंटेंट कैसा है। आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। कोई भी मुंह उठा के आ जा रहा है पढ़ाने, कोई भी मुंह उठा के कोचिंग खोल दे रहा है, तो आप भरोसा नहीं कर सकते उस पर। आपके अपने करियर का सवाल है। पहले आप उससे पढ़िए, पहले आप उसको देखिए कि क्या वह व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो हमारे एग्जाम के लिए फायदेमंद है क्या। इसमें ना बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि जिस टीचर का 7-10 बार से नेट नहीं निकल रहा वो भी नेट का टीचर बन जा रहा है। समझ गए? नेट का टीचर बन गया, प्रोफेसर, सरकारी प्रोफेसर तो ही है, नेट का टीचर भी बन गए। नेट यूजीसी नेट क्लास ले रहे हैं और खुद भी एग्जाम दे रहे हैं जाके, और अभी तक निकला ही नहीं, नेट भी नहीं निकला भाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद पैटर्न नहीं पता है, साइंटिफिक मेथड नहीं पता है, तो आप कैसे भरोसा करोगे। वो तो डूबेगा डूबेगा, तुमको भी लेके डूबेगा, कोई शक नहीं है। यूट्यूब पे तो मान लो सब वही सब बैठे हैं, किस पे भरोसा करोगे। कोई ऑथेंटिक टीचर मिले तब ना, कोई ऑथेंटिक इंसान मिले जो आपको राइट डायरेक्शन दे, तभी तो आप भरोसा करोगे। ठीक है, तो ये पेपर 2। अब हम आते हैं पेपर 1 के स्ट्रेटजी पे कि हम पेपर 1 को कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। देखो, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर नोट्स भी मिलता है ना, प्रॉपर नोट्स भी मिलता है। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप इसे पता लगाएंगे कि मास्टर आपका सिलेबस से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा, आप सेम प्रोसेस इसमें करेंगे कि आप सिलेबस के एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप उसको समझेंगे। ठीक है, इसमें भी 80 डेज का आपको टाइम मिला है। इस 80 डेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल। ठीक है, 80 डेज में किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, कल्पना सुन रही हो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस बार कोई चूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल को मंजूर नहीं होगा। तो सिलेबस को टॉपिक वाइज बांटेंगे। बांटने के बाद क्लास तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे प्राइम बात क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लास एक भी दिन मिस नहीं करो। जितना क्लास मिस करेंगे उतना बर्डन बढ़ते जाएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लास नेवर मिस, नेवर मिस द क्लास। ठीक है, दूसरा, जो क्लास कर रहे हैं उस क्लास के नोट्स को, क्लास नोट्स को जरूर एक बार रात में पढ़ेंगे, जरूर एक बार क्लास के बाद, क्लास के बाद स्टडी। ठीक है, तो ये तो दो आपका मेजर वर्क हो गया। तीसरा, उस टॉपिक के अनुसार आपके पास एक अगर आपका डेप्थ ठीक ठाक हो गया है तो केबीएस मैदान से बेहतर कोई बुक नहीं है जो आपको समझा सके। ठीक है, तो केबीएस मैदान का एक बुक ले लो, आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, मेरा जो नोट्स होगा उसको हमेशा पढ़ो, रिपीट करो। वीडियो लेक्चर जो है मेरा, उस वीडियो लेक्चर को देखो, जरूर देखो, बिना देखे मत रहना। ठीक है, मल्टीपल टाइम देखो, नहीं समझ में आए तो लेके बैठ जाओ, लेकिन सीरियस होके बैठो, बोर होके नहीं। इतना काफी है पेपर 2 के लिए, 3 घंटा है ना, आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना लीजिए। आप बहुत है, इतना पढ़ेंगे, जून में आपका जेआरएफ कोई नहीं रुकेगा। जैसे जून, जैसे जेआरएफ, जेआरएफ आपको जून में ही होगा हमेशा, समझ लीजिए। समझ गए? बोलो। हाँ हाँ हाँ, पूरा 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से दे रखा है। इंग्लिश वाला ले लेना तुम,
तो फर्स्ट पेपर, अरे वो सेकेंड पेपर गाइड मत लो, ठीक है। सेकेंड पेपर गाइड नहीं लेना है। जो पेपर 2 है, हाँ, फर्स्ट पेपर ही लेना है। और आप लोग ना एक आप लोग एक PYQ जरूर ले लेना, जिसमें पिछले 2004 से हो या 2013 से हो, सारा PYQ दिया हो पेपर 1 का। किसका? पेपर 1 का। तो 2 बुक आपके पास होना चाहिए। PYQ आप पेपर 2 का भी जरूर ले लेना। अगर आप सोशल साइंस के हैं तो यूथ कंपटीशन का बेस्ट रहेगा। इसका भी यूथ कंपटीशन का ले लेना, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है, पेपर 1 का। तो PYQ यूथ कंपटीशन टाइम्स का और KVS मैदान का बुक, ठीक है। वीडियो लेक्चर तो है ही। देखो खर्च तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप खर्च नहीं करेंगे तो इतना कंजूसी में आपके पास सोर्सेस ही नहीं, आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा, सपोज करो, तो आप युद्ध कैसे जीतेंगे? युद्ध में जाके मरना नहीं है। बोलो। यूथ कंपटीशन टाइम्स पेपर 1 लेना, UGC नेट पेपर 1। देखो पेपर 1 के लिए आपके पास कौन कौन सा बुक लेना है। एक नंबर हो गया हमारा KVS मैदान, मैदान हम फोटो भेज देंगे, लिंक भेज देंगे ग्रुप में, डोंट वरी। KVS मैदान पेपर 1, उसमें लिखा रहेगा रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या लिखा रहेगा? रिसर्च, रिसर्च नहीं रहता, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा रहेगा। हिंदी में लिखा रहेगा शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। दूसरा दूसरा किताब इसमें कौन सा लेंगे आप? तो यूथ कंपटीशन टाइम, किसका? यूथ कंपटीशन टाइम्स का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 बुक हो गया, पेपर 1 के लिए जरूरी है। बाकी पेपर 2 के लिए कोई गाइड मत लेना। पेपर 2 के लिए आप अपने एक एक यूनिट के अनुसार जो बुक रिक्वायर होगा अपने प्रोफेसर से पूछो, सब्जेक्ट के अपने टीचर से पूछो, वो अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा रूटीन हो गया और टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटजी हो गया। ये चीज है, अब आपको 127 दिन तक फॉलो करना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के क्लास की ओर, जो हमारा मेन विषय है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नींद आता है? देखो पढ़ते समय हम बताते हैं, पढ़ते समय नींद आना, तो नींद जो है ना, ये कोई अननेचुरल तरीका नहीं है, ये नेचुरल तरीका है, नेचुरल है कि नींद आपको आएगा ही। लेकिन विजेता कौन होता है? अगर आपको जीतना है, इमेजिन करो, तो रेस आपको दौड़ना है और आपको पता है कि रेस में हमको वहां पहुंचना है। ये नींद कैसे जाएगा? सपोज करो एक चीज है कि कल आपको 4 बजे सुबह में ट्रेन लेना है। क्या लेना है? ट्रेन लेना है, ठीक है। और आप सो रहे हो कितना बजे? 12 बजे रात में।
तो क्या आप अपने नींद को इंपॉर्टेंस देंगे कि इस ट्रेन को इंपॉर्टेंस देंगे? ट्रेन के टाइम्स को इंपॉर्टेंट देंगे ना, तो आप 3 बजे उठेंगे ना। बस इसी नींद का सिंपल सा फंडा है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं, आप अपने गोल्स को भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमको किसी भी हाल में इस टॉपिक को खत्म करना है। देखो, पढ़ाई जो है ना, एक एक दिमागी प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। तो दिमागी प्रक्रिया जो है, तो बोरिंग होगा ही, ऑब्वियस सी बात। दिमागी प्रक्रिया जो होता है बोरिंग होता है। आपको उस बिल्कुल उसको कहा जाता है पावर नैप। क्या कहा जाता है? पावर नैप। देखो, पावर नैप एक ऐसा पावरफुल नैप होता है। नैप मतलब छोटा सा स्लीप। और ये पावर नैप का मैक्स ड्यूरेशन होता है 30 मिनट। कितना होता है? 30 मिनट। बस तुमको पता भी नहीं चलेगा कि इस 30 मिनट सो के आप 4 घंटा के लिए इतना रिफ्रेश फील करेंगे, लगेगा कि आप 4 घंटा सो लिए। ठीक है। जैसे हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हम सब कॉन्शियस माइंड में चल जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद आप फिर से अगर जगते हैं तो नींद का भी कई स्टेज होता है। ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो आपका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। उठते हैं तो आपको जुकाम आने लगता है, जमाई आने लगता है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम। तो याद करो कि 25 मिनट से ज्यादा नहीं सोना, और बेड पे नहीं सोना। कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ो। जब भी पढ़ना है चेयर टेबल लगा के पढ़ना है। ठीक है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठना है, बेड पे कभी नहीं। ऐसा देखो, पढ़ना आपको है, ठीक है, करना आपको है। आप मान लो एक ऑफिस ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? ऑफिस ओपन करेंगे। किसके लिए? अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए जब ऑफिस ओपन करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना उसमें। क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या करेंगे? एक ऑफिस लेंगे, मतलब एक कमरा। इसके अलावा आप एक सिस्टम लेंगे, है ना, मतलब लैपटॉप। ठीक है। इसके अलावा आप चेयर टेबल लेंगे जो कंफर्टेबल हो, जिस पे आप 8 से 10 घंटा बैठ सके। 8 से 10 घंटा बैठ सके। तो अब जब इतना सारा चीज अरेंजमेंट पहले करेंगे तब जाके आपको सैलरी आएगा, आई मीन इनकम आएगा। ठीक है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, है ना। तो उस इन्वेस्टमेंट को करो और ऐसा कंफर्टेबल चेयर टेबल लगाओ, ठीक है, जो 8 से 10 घंटा बैठने के लायक हो। तकिया जरूर अपने बैक पे लगा लेना। पढ़ते समय स्पाइनल कोड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर झुक भी जा रहा है तो फिर से स्ट्रेट कर लीजिए। पानी अपने आसपास में रखिए, पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। हर 40 से 45 मिनट पर आप थोड़ा सा टहल लीजिए, जरूर टहलिए। एकदम श्योर टहलना ही है। ये आपको रिफ्रेश फील करवा देगा, नींद उड़ जाएगा। 5 मिनट टहलना है, ज्यादा नहीं। मोबाइल लेके नहीं टहलना है, ये भी शर्त है, कंडीशन है। मोबाइल लेके नहीं, नहीं तो आप फिर खत्म कहानी। 5 मिनट के चक्कर में कब 50 मिनट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल को अपने से दूर रखना है। पढ़ाई के दौरान फ्लाइट मोड में रखो या डीएनडी लगा दो। ठीक है। जो भी करना है करो, आपको करना है, ये आपका काम है। जब आप सब कुछ कर लेंगे, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो आपके पास क्या आएगा? इनकम। यही इनकम के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब इनकम आपको सिस्टमेटिक चाहिए, सिस्टमेटिक मतलब मंथली चाहिए ना, तो आपको काम भी तो सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। काम करेंगे कि नहीं? जब इनकम सिस्टमेटिक चाहिए तो वर्क भी सिस्टमेटिक
होना चाहिए। समझ गए? हर चीज का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। अब आपके हाथ में कि आपको करना है कि नहीं करना है, यही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। समझ गए?